आज के दौर में जब हम किसी ड्रग कार्टेल के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अंडरवर्ल्ड, हथियारों से लैस तस्कर और छुपकर होने वाले गैर कानूनी काम आते हैं। पाब्लो एस्कोबार जैसे नाम हमारे जहन में घूमते हैं, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और पहला ड्रग कार्टेल किसी अंडरवर्ल्ड ने नहीं बल्कि एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही पावरफुल कॉर्पोरेशन ने चलाया था। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड रूम में सूट पहने जेंटलमैन बैठते थे। उनके पास अपनी सेना थी, अपने कानून थे और उनके इस व्यापार को दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत का सपोर्ट हासिल था। यह कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। यह कहानी सिर्फ हथियारों से जीते गए एम्पायर्स की नहीं है। यह कहानी है अफीम की, एक ऐसे फूल की जिसकी खेती ने भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया और इसके साथ ही चीन की पूरी नस्ल को नशे में ढकेल दिया, बदले में ब्रिटेन के खजाने भर दिए। आज हम इतिहास की उस सच्चाई के पन्ने पलटेंगे जिसे अक्सर स्कूलों में बहुत गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। यह कोई सीधा हीरो या विलेन वाला किस्सा नहीं है। ये ग्लोबल इकोनॉमी, मजबूरी, डिप्लोमेसी और प्रॉफिट की वो ग्रे दुनिया है जिसने आज के मॉडर्न कैपिटलिज्म की नींव रखी। आज हम जानेंगे उस ट्रायंगुलर ट्रेड की जिसमें भारत और चीन पिसे और अंग्रेज अमीर हो गए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 18वीं सदी में जाना होगा। उस वक्त का ग्लोबलाइजेशन आज के ग्लोबलाइजेशन से बहुत अलग था। ब्रिटेन में उस टाइम पर एक नई लत तेजी से फैल रही थी। ये लत किसी ड्रग की नहीं बल्कि चाय की थी। अब इस कहानी में चाय कहां से आई? 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन का हर आम और खास आदमी चाय का दीवाना हो चुका था। ब्रिटेन सालाना लगभग 60 मिलियन पाउंड की चाय इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस इंपोर्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये चाय आती थी चाइना से। चाइना पर उस वक्त किंग राजवंश यानी किंग एम्पायर का राज था। चीन अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश था। उसे ब्रिटेन की मशीनों, कपड़ों या किसी भी इंडस्ट्रियल सामान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। चीनी सम्राट का साफ कहना था, हमारे पास सब कुछ है, हमें तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए। अगर चाय खरीदनी है तो सिर्फ और सिर्फ चांदी यानी सिल्वर में पेमेंट करनी होगी। ब्रिटेन के लिए ये एक तरह का आर्थिक बुरा सपना था। 1750 से 1800 के बीच ब्रिटेन ने लाखों पाउंड की चांदी चीन भेज दी। ब्रिटेन का खजाना खाली हो रहा था और चीन दुनिया की सारी चांदी खींच रहा था। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समझ आ गया था कि अगर यह सिलसिला लंबे टाइम तक चलता रहा तो उनका दिवाला निकल जाएगा। इस टाइम पर उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जिसे चीनी लोग जरूर से जरूर खरीदें और उनकी चांदी वापस ब्रिटेन आ सके। लेकिन सवाल है कि वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है। यहीं से इतिहास एक बहुत ही डार्क मोड़ लेता है। कंपनी की नजर पड़ती है भारत के पूर्वी हिस्सों पर, बंगाल, बिहार और बनारस के उपजाऊ मैदान। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी के पास बंगाल का कंट्रोल आया। भारत में अफीम पहले भी उगती थी। मुगलों के टाइम में भी इसका ट्रेड होता था, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर था। ये चीजें होती थी दवाइयों के लिए या थोड़ा बहुत नशे के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अफीम को एक इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अफीम को अपना ट्रेड वेपन बना दिया। लेकिन सवाल यह था कि सदियों से अनाज उगाने वाले भारतीय किसान आखिर अफीम क्यों उगाएंगे? इस पूरे सवाल के जवाब में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो देखने में एक एग्रीमेंट जैसा लगता था, लेकिन असल में ये एक आर्थिक जाल था। इसे ददन प्रथा कहा जाता था। कंपनी के एजेंट गांव में जाते थे और किसानों को फसल बोने से पहले ही एडवांस में कैश दे देते थे। उस जमाने में जब नगद पैसे की बहुत कमी होती थी तो ये एडवांस बहुत अट्रैक्ट करता था किसानों को। लेकिन एक बार जब किसान ने ये ददन या एडवांस ले लिया तो वो कानूनी रूप से अफीम उगाने के लिए बंध जाता था। उसे अपनी सबसे उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा अफीम के लिए रिजर्व करना पड़ता था। वो उस जमीन पर गेहूं या चावल अब नहीं उगा सकता था। इतिहासकार अमिताभ घोष अपनी किताब स्मोक एंड एशेज में बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि ये कोई फ्री ट्रेड नहीं था। कंपनी के इंस्पेक्टर लगातार खेतों का इंस्पेक्शन करते थे। अगर कोई किसान चुपचाप अनाज उगाने की कोशिश भी करता तो उसकी फसल उखाड़ कर फेंक दी जाती थी। 19वीं सदी के आते आते भारत के लगभग 15 लाख परिवार इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। किसानों को उनकी अफीम के लिए जो दाम मिलता था वो मार्केट रेट से 30 से 40% कम होता था। यानी किसान मेहनत तो करता था, अपनी जमीन का पानी सुखाता था, लेकिन मुनाफा सारी कंपनी का हो जाता था। लेकिन इन सब का सबसे भयानक रिजल्ट कुछ और ही होने वाला था।
लगातार अफीम की खेती करने से जमीन की उपजाऊ ताकत कम होने लगी। जब खेतों में अनाज की जगह नशा उगने लगा तो फूड सिक्योरिटी ही खतरे में पड़ गई। कुछ मॉडर्न रिसर्च बताती है कि 1770 में जो भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में सूखा जरूर पड़ा था, लेकिन अगर खेतों में अनाज उगा होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। कंपनी की टैक्स पॉलिसी और कैश क्रॉप पर जोर देने की जिद ने नेचुरल कैलेमिटी को एक इंसानी ट्रेजेडी में बदल दिया। लेकिन कंपनी के बही खातों में सिर्फ मुनाफा दर्ज हो रहा था। अफीम खेतों से निकल रहा था और फैक्ट्रियों तक पहुंच रहा था। पटना और गाजीपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई थी। ये उस दौर की सबसे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल यूनिट्स थी। इनमें हजारों मजदूर काम करते थे। खेतों से आया कच्चा अफीम का दूध इन फैक्ट्रियों में लाया जाता था। यहाँ इसे सुखाया जाता, गूंथा जाता और फिर इसके बड़े बड़े गोले बनाए जाते। इन गोलों को चेस्ट यानी लकड़ी की पेटियों में पैक किया जाता था। क्वालिटी कंट्रोल इतना स्ट्रिक्ट होता था कि पटना ओपियम दुनिया भर में ओपियम का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया था। आज भी गाजीपुर की वो अफीम फैक्ट्री खड़ी है जो उस काले इतिहास की मूक गवाह है। लेकिन दोस्तों, असली खेल इन फैक्ट्रियों के बाहर शुरू होना था। अफीम तो तैयार थी, लेकिन इसे चीन कैसे भेजा जाए। चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अफीम गैर कानूनी थी। चीनी एम्पायर ने इसके इंपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे अपने जहाजों पर अफीम ले जाती तो ये चीन सरकार के साथ सीधा सीधा डिप्लोमेटिक टकराव होता। कंपनी अपना चाय का ट्रेड वैसे भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। यहीं पर कंपनी ने एक बहुत बढ़िया आउटसोर्सिंग मॉडल निकाला। उन्होंने अफीम को कलकत्ता के बंदरगाह पर नीलाम करना शुरू किया। इस नीलामी में प्राइवेट व्यापारी अफीम को खरीदते थे। कंपनी का कहना था कि कलकत्ता में बिकने के बाद अफीम का क्या होता है इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके हाथ साफ थे, लेकिन असल मायनों में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड स्मगलिंग नेटवर्क बन गया। जॉर्डन मैथिसन और डेंट एंड कंपनी जैसी प्राइवेट फर्म्स ने ये अफीम खरीदी। इन ट्रेडर्स के बाद बहुत ही खास तरह के जहाज होते थे जिन्हें ओपियम क्लिपर्स कहा जाता था। ये जहाज बहुत तेज चलते थे। इनका डिजाइन ऐसा था कि ये चीनी तटरक्षकों और समुद्री डाकुओं को आसानी से चकमा दे सकते थे। ये जहाज अफीम लेकर चीन के तटों पर पहुंचते। वहां से चीनी तस्कर छोटी नावों में अफीम लेकर मेन लैंड तक ले जाते थे। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये सब कुछ बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता था। इतिहास के पन्नों में ये वो एरिया है कि कई भ्रष्ट चीनी अधिकारियों ने रिश्वत लेकर इस तस्करी को पनपने दिया। इस तरह भारत में उगी अफीम चीन के समाज में जहर की तरह फैलने लगी। 1800 की शुरुआत में जहां कुछ हजार पेटियां चाइना जाती थी, 1838 आते आते ये आंकड़ा 40,000 पेटियों को पार कर गया। इम्पैक्ट ये हुआ कि जो चांदी चाइना आ रही थी वो अब वापस ब्रिटेन जाने लगी। चीन का ट्रेड सरप्लस अब भयंकर डेफिसिट में बदल गया। लेकिन आर्थिक नुकसान से भी बड़ा नुकसान सामाजिक था। चीन की एक पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ गई। सैनिक, व्यापारी, मजदूर सब अफीम के धुएं में खोने लगे। अफीम खानों या ओपियम डेंस की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इस टाइम पर चीनी सम्राट थे दाओ गुआंग। उनको समझ आ गया था कि अगर इसको रोका नहीं गया तो उनका एम्पायर अंदर से खोखला हो जाएगा और अंततः ढह जाएगा। इस संकट को रोकने के लिए सम्राट ने अपने सबसे ईमानदार और कड़क अधिकारी लिन जेक्सू को कैंटन भेजा। लिन जेक्सू को अफीम के व्यापार को जड़ से उखाड़ने का काम सौंपा गया। इन्होंने आते ही सख्ती भी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों को घेर लिया और उनकी सारी अफीम सरेंडर करने को कहा। लिन के दबाव में आकर ट्रेडर्स को झुकना पड़ा। लिन ने लगभग 20,000 से ज्यादा अफीम की पेटियां जब्त की। इसके बाद उन्होंने जो किया उसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, उनमें अफीम डाली, ऊपर से चूना और नमक डाला और सारी अफीम को बर्बाद कर दिया। ये चाइना के लिए तो एक बड़ी जीत थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा भी बाकी है। जब अफीम के नष्ट होने की खबर लंदन पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे फ्री ट्रेड पर हमला बताया गया। इसे ब्रिटिश नागरिकों की निजी संपत्ति का नुकसान बताया गया। ब्रिटेन के आम लोगों को शायद ये पता भी नहीं था कि ये व्यापार कितना ज्यादा इमोरल है। उन्हें बस ये बताया गया कि चाइना ने उनके ट्रेडर्स का अपमान किया है। ब्रिटेन ने अपनी नेवी चाइना भेज दी। यहीं से 1839 में पहले अफीम युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध किसी डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के डिफरेंस का युद्ध भी था।
चीन के पास अपनी ट्रेडिशनल लकड़ी के जहाज थे, वहीं ब्रिटेन के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से निकले लोहे के और भाप वाले जहाज थे। ब्रिटेन का स्टीम शिप नेमेसिस इस जंग का चेहरा बन गया। ये जहाज उथले पानी में भी जा सकता था, यानी जहां कम गहराई हो वहां पर भी ये जहाज चल सकता था, और इस जहाज पर लगी हुई थी बहुत भारी भारी तोपें। नेमेसिस ने चीनी नौसेना को कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया। चीन की तीर कमान और पुरानी तोप वाली ब्रिटिश गोलाबारी के सामने टिक नहीं पाए। चाइना की आर्मी बहादुरी से लड़ी, लेकिन ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। 1842 में चाइना को हार माननी पड़ी और एक ऐसी ट्रीटी पर साइन करना पड़ा जिसे इतिहास में अनइक्वल ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी का नाम था नानजिंग ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ नानजिंग। ट्रीटी ऑफ नानजिंग ने चाइना को घुटनों पर ला दिया। चीन को युद्ध के हार जाने के तौर पर करोड़ों रुपए की चांदी ब्रिटेन को देनी पड़ी। इसके अलावा चाइना को अपना एक छोटा सा लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट द्वीप ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। उस द्वीप का नाम था हांगकांग। चाइना के 5 बंदरगाह विदेशियों के लिए खोल दिए गए। हैरान करने वाली बात यह थी दोस्तों कि इस पूरी ट्रीटी में कहीं भी ओपियम का जिक्र नहीं था। ओपियम का ट्रेड वैसा ही चलता रहा, बल्कि अब और ज्यादा आजादी से होने लगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध सच में फ्री ट्रेड के लिए था या दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को बचाने के लिए था। कुछ सबूत इशारा करते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के भीतर भी अफीम के व्यापार को लेकर एक बेचैनी थी। कई ब्रिटिश सांसदों और धार्मिक नेताओं ने इस व्यापार को इमोरल और ईसाई धर्म के खिलाफ बताया था। उनका आर्गुमेंट ये था कि ब्रिटेन एक सभ्य देश होकर दूसरे देश में जहर कैसे बेच सकता है, लेकिन मुनाफे की आवाज हमेशा नैतिकता की आवाज से ऊंची होती है। ब्रिटिश भारतीय सरकार का लगभग 20% रेवेन्यू अफीम से आता था। इसी पैसे से ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बहुत बड़ी आर्मी का खर्चा उठाती थी, जिससे उसने पूरे भारत पर कब्जा किया था। अफीम का पैसा एक तरह से वो फ्यूल था या पेट्रोल था जिससे ब्रिटिश राज का पहिया घूम रहा था। अब जाहिर सी बात है कोई भी सरकार इतने बड़े राजस्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये जो शांति आई थी इस जंग के बाद, ये भी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी। अफीम की भूख लगातार बढ़ती जा रही थी और ब्रिटिश व्यापारी चीन के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचना चाहते थे। इसी एम्बिशन ने 1856 में दूसरे अफीम युद्ध को जन्म दिया। इस बार ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी इस जंग में जुड़ा। ये जंग पहले से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं बीजिंग तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने जो किया वो आज भी चाइना के इतिहास का सबसे गहरा घाव माना जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन ने चीन के सम्राट के बहुत ही खूबसूरत ओल्ड समर पैलेस को ही लूट लिया और उसे आग लगा दी। ये पैलेस चाइना के कल्चर और आर्ट का प्रतीक था। इसे जलने में भी कई दिन लगे, यानी कई दिनों तक यहाँ आग लगती रही। 1860 में जब ये जंग खत्म हुई तो चाइना पूरी तरह से टूट चुका था। नई संधियों के तहत अफीम को चीन में पूरी तरह से लीगल यानी कि वैध कर दिया गया। अब अफीम कोई स्मगलिंग का सामान नहीं बचा था, बल्कि ये एक जायज यानी वैलिड प्रोडक्ट बन गया था। इसके बाद चाइना के लोगों ने खुद ही अफीम की खेती भी शुरू कर दी। हालांकि इंडियन ओपियम की मांग तब भी बनी रही, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर अफीम उग रही थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों चाइना का इस बीच में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। चीन के इतिहास में इस दौर को सदी का अपमान या सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी में हमें एक दूसरे एरिया को भी समझना होगा। क्या सब कुछ ब्रिटिश सरकार का ही किया धरा था? इतिहासकार मानते हैं कि अफीम के इस ग्लोबल नेटवर्क में कई भारतीय बिचौलियों और मारवाड़ी पारसी व्यापारियों ने भी बहुत पैसा कमाया। वो कलकत्ता से अफीम खरीदते और चाइना जाने वाले जहाज़ों पर लोड करवाते थे। इसी तरह अमेरिका के भी कई रसूखदार परिवारों ने तुर्की और भारत से अफीम खरीदी और चाइना में बेची। इस पैसे से अमेरिका की शुरुआती रेल लाइन्स बिछाई गई और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को डोनेशन मिला। अफीम का पैसा सिर्फ लंदन नहीं जा रहा था, एक्चुअली वो ग्लोबल इकोनॉमी की नस नस में दौड़ रहा था। यहाँ तक कि आज के जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसका भी अफीम से गहरा नाता है। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसे आज हम HSBC बैंक के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1865 में हुई हांगकांग में। इसके फाउंडर्स में वो ट्रेडर्स शामिल थे जिनका अफीम के व्यापार से सीधा कनेक्शन था। उस दौर में इस पैसे को कोई डर्टी मनी नहीं मानता था, ये एक एस्टैब्लिश्ड लीगल ट्रेड था। आज जब हम बड़ी बड़ी इमारतों और कॉर्पोरेट बैंक्स को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि उस पूंजी की शुरुआती ईंटें किस नींव पर रखी गई। विलियम डलरिम्पल जैसे इतिहासकार अपनी किताबों में क्लियर करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग संस्था नहीं रह गई थी, वो एक मिलिट्री और पॉलिटिकल राक्षस बन चुकी थी। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अफीम ने भारत को सिर्फ एक कच्चे माल का सप्लायर बनाकर छोड़ दिया।
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में कभी खुशहाल किसानी होती थी, वो इलाके आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए। जब अफीम का ट्रेड बंद हुआ, तब तक इन इलाकों का जो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आज भी बिहार के कुछ हिस्सों के आर्थिक पिछड़ेपन की जड़ें उस औपनिवेशिक काल की खेती की नीतियों में तलाशी जा सकती हैं। दूसरी तरफ अगर चीन को देखें तो चीन के नजरिए से आज का मॉडर्न चाइना उस अपमान को अभी भी नहीं भूला है। आज जब चाइना ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका या वेस्टर्न देशों के साथ बहुत ही अटैकिंग डिप्लोमेसी करता है, तो उसके पीछे अफीम युद्ध का वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट साफ दिखता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज भी अपने नागरिकों को याद दिलाती है कि कैसे वेस्टर्न फोर्सेस ने उन्हें ड्रग्स के जरिए कमजोर किया था। ये पूरा इम्पैक्ट आज भी साउथ चाइना सी की लहरों और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में तैर रहा है। जब हम अफीम के इस काले सच का बहुत ही न्यूट्रल होकर अगर हम विश्लेषण करें तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या फ्री ट्रेड के नाम पर किसी भी देश की इकोनॉमी को नष्ट किया जा सकता है? क्या सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम मोरालिटी को पूरी तरह से ताक पर रख दें? वो चीज़ सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भले ही इसे बाजार की मांग कहा गया हो, लेकिन सच ये है कि ये मांग तोपों के साए में जबरदस्ती पैदा की गई थी अपने स्वार्थ के लिए। ये गन बोर्ड डिप्लोमेसी का सबसे क्रूअल एग्जाम्पल था। ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जहां खुद को सभ्य कहने वाले एक समाज ने, यानी ब्रिटिश समाज ने, अपनी समृद्धि के लिए दूसरे देशों की तबाही को संस्थागत रूप दिया। आज दोस्तों ओपियम ट्रेड का वो एम्पायर खत्म हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है और ब्रिटिश एम्पायर नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी दुनिया के हर उस कोने में सुनाई देता है जहां पर कॉर्पोरेट मुनाफा और इंसानी नैतिकता का टकराव होता है, चाहे वो आज के डेटा कार्टेल हो या फिर हथियारों का ट्रेड हो। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहां से आए हैं, बल्कि ये भी चेतावनी देता है कि हम जा कहां पे रहे हैं। क्या आज के ग्लोबल बिजनेस में भी हम उन्हीं पुरानी गलतियों को अलग रूप से नहीं दोहरा रहे? जब हम आज बिहार के खेतों को देखते हैं या चाइना की ग्रेट वॉल के पीछे के गुस्से को महसूस करते हैं, तो हमें उस अनकहे संघर्ष की याद आनी चाहिए। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की असली कीमत क्या होती है और असल में इसे चुकाता कौन है, चाहे वो चीन की उस समय की मासूम जनता हो या बिहार और बंगाल के किसान हो। अब दोस्तों ये थी अफीम की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।